नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका। Everyone in their lives have interacted with cows at some point of their lives. Some have interacted firsthand, some have seen them on internet or maybe on TV or in a movie or something. The important thing to understand here is why are cows important and why should we even care about them? So everyone who has seen them or watched them from different perspectives have a different mindset about them. Some sect of society thinks something different about them, some think they are very important, some even venerate them. So what we are going to do here is we are going to talk about everything that someone needs to know about a cow and why is it important for anyone to know about them and understand all the aspects of what a Gaushala is and why is it needed. Today we have a guest with us who is Abhinav Goswami ji, who is the founder of Vedic Tree Foundation and he is also the founder of Texas Gaushala. Namaste Abhinav ji. Namaste Varun ji. Welcome to the show. So I will start by asking you a question. एक 5 साल के बच्चे को गाय के लिए क्या फीलिंग होनी चाहिए? What should he think about cow? Like how is it different from any other pet that they have? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही पवित्र श्लोक से। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। तो 5 साल के बच्चे के लिए गाय क्यों आवश्यक है? बच्चे को माँ चाहिए और माँ उसकी पहली गुरु होती है। उसको जो स्वास्थ्य चाहिए, दूध चाहिए, खुराक चाहिए, वो माँ से मिलता है। और गाय सदियों से माँ के रूप में पूजी जाती है संस्कृति में। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाए तो जितने भी बच्चे के लिए भोजन पदार्थ हैं वो सारे मिल्क बेस्ड होते हैं और उसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है वो गाय का दूध है। तो 5 साल के बच्चे को अगर गाय के साथ एक्सपोज कर दिया जाए तो उसको मातृत्व का एक पूरा कोर्स मिल जाता है। उसको वो कंपैशन, वो प्यार, वो केयर और दूध में जो क्वालिटी दूध में तो बहुत सारी क्वालिटी है। ऋषियों ने तो बहुत क्वालिटी लिखी है, फ्रेश, प्योर, ऑर्गेनिक, ये सब तो मॉडर्न लोग बोलते हैं। लेकिन बच्चे के लिए जो कैल्शियम की आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, वो सारी गाय के दूध से बच्चे को पूरी हो जाती है। जो उसमें फैट है बच्चे को बढ़ने के लिए चाहिए, बुद्धि के विकास के लिए चाहिए, वो गाय के दूध से फैट मिलता है, वो उसको पूर्ति करता है। तो उसको एज अ पेट या अपने घर में आजकल डॉग्स एंड कैट्स होते हैं यूजुअली या बर्ड्स होती हैं, तो हाउ फीजिबल आर काउस? आज का सेटअप अगर गांव में है तो वहां तो संभव है, लेकिन शहर में है या कि जिसको आज के भाषा में सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी बोलते हैं, वहां शायद संभव ना हो। तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो जहां पे गाय रहे और वहां पूरी कम्युनिटी के बच्चे, बड़े, बूढ़े सब जाके और गाय से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट प्रॉब्लम हो सकता है अभी अर्बनाइजेशन के साथ, राइट? नहीं, रियल एस्टेट प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रायोरिटी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, रियल एस्टेट प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं संसार में। असल में पुराने जमाने में तो कहते हैं कि सभी भूमि गोपाल की, द होल लैंड बिलोंग्स टू काउज, सो वी हैव एक्चुअली एनक्रोच्ड ऑन काउज लैंड। सो इफ वी हैव एनक्रोच्ड, वी शुड रादर फाइंड आउट अ वे सो दैट काउज कैन लिव इन दैट सोसाइटी। और वो मुझे लगता है पोस्ट पैंडेमिक एरा में इम्पोर्टेंट भी है। तो आपने कहा कि काफी स्क्रिप्चर्स में और ऋषियों ने काफी कुछ लिखा है, बट गाय ही क्यों? मतलब बहुत सारे दूसरे जानवर हैं, हम गाय को क्यों इतना करें? मतलब फॉर एग्जांपल हम घोड़े को क्यों नहीं इतना इम्पोर्टेंस देते? हाँ, ये तो आज के जमाने से तो इसको मैं कुतर्क बोलूंगा, पर फिर भी मेरा जवाब ये है कि संसार में जीवित रहने के लिए हमारी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे शारीरिक आवश्यकताएं, हमें भोजन चाहिए और भोजन शुद्ध चाहिए।
हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें एनर्जी चाहिए किसी भी फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमको अच्छा मटेरियल चाहिए ताकि हम अपनी फसल उगा सकें। तो आप जीवन में देखिए कि आपको 7-8 ऐसी चीजें बहुत आवश्यक हैं जिंदा रहने के लिए, और वो चीजें कहाँ से आ सकती हैं, कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आ सकती हैं, उसमें हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। अगर शुद्ध दूध और दूध के पदार्थ जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसमें मिल्क है, दही है, छाछ है, मक्खन है, घी है, बटर है, तो अगर ये मेरी प्रायोरिटी है तो कहाँ से आएगा वो, ये हमें डिफाइन करना, व्हाट इज द सोर्स। फिर मेरी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है, आजकल हम बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हम उसकी सोर्स क्या है, क्या हम धरती को खोद के पेट्रोल निकाल के उससे अपनी एनर्जी की पूर्ति कर रहे हैं, या हम किसी और तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है कि नेचुरल तरीके से मैं स्वस्थ कैसे रहूं, यानी कि मेरे भोजन में कम से कम केमिकल की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि जो भोजन उगाया जा रहा है वो एक तरीके से बिना केमिकल के उगाया जाए। तो इसमें मुझे लगता है घोड़ा दूध नहीं दे सकता, पर हाँ घोड़े के लीद से, उसके वेस्ट से खाद बना के खेती की जा सकती है। तो मेरी अगर पहली रिक्वायरमेंट डेयरी प्रोडक्ट्स है तो उसमें गाय ही क्वालिफाई करेगी। राइट, तो बेसिकली इट्स अबाउट प्रायोरिटी, यस, किसको प्रायोरिटी देते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि आज की सोसाइटी में ईज बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि एवरीथिंग दैट दे वांट शुड बी अवेलेबल वेरी इजीली। तो आपको लगता है कि एक गौशाला होने में या ना होने में एक ईज फैक्टर का नहीं होना would be a reason why people don't want to go to a cow based economy? नहीं, ऐसा नहीं है, ईज फैक्टर तो नहीं है। काउ बेस्ड इकोनॉमी सदियों से रही है, इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। आई मीन फ्रॉम इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, इंडिया वाज अ काउ बेस्ड इकोनॉमी just 200 years back, and I remember my childhood was a whole cow based economy. हमारे घर में 20 गाय थी, गाय के बछड़ा होता था, बड़ी खुशी मनाई जाती थी। तो I have seen it, and now I am full time into this cow based economy. It's a parallel economy going on. You know, there are some of the biggest industries are dairy industry, food production industry, so it's still active, but it has been consolidated to few big corporates. I think the common man's involvement has to, prioritize again. But I don't think it's a problem that is so difficult that not. Of course, I agree that not everybody can do it, but it's not something that which cannot be done. तो कुछ तो करना है, अगर खुद नहीं कर सकते तो जो कर रहा है हाँ, उसको सपोर्ट कीजिए, उसको आप सपोर्ट कीजिए, पर सपोर्ट आप तब करेंगे जब वो आपके थॉट पे प्रायोरिटी होगा। अगर वो थॉट में ही प्रायोरिटी नहीं है तब आप कुछ भी नहीं सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये तो क्वेश्चन हमें पूछना है कि मेरी प्लेट में जो भोजन आ रहा है वो गाय से कितनी दूर है, वो मिल्क प्रोडक्ट आया, वो चाय का कप में जो पी रहा हूँ इसमें गाय का दूध कितनी दूर से आया है, या कि कोई केमिकल, सिंथेटिक केमिकल ही आ रहा है क्या दूध में। और इट्स नॉट जस्ट मिल्क, राइट, क्योंकि सब्जियां भी होती हैं जो गाय से होती है, पूरा एक इकोसिस्टम है। तो इसमें मतलब अलग अलग ब्रीड्स भी होती होंगी और उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, या डजंट मैटर किसी भी गाय? बिल्कुल मैटर करता है। गायों की तो बहुत प्रजातियां हैं पूरे विश्व भर में, भारत में ही लगभग 1000 प्रजातियों की बात की गई है शास्त्रों में, और एक गौ अंक प्रकाशित हुआ था गीता प्रेस गोरखपुर से, उसमें पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है कि किस प्रदेश में कौन सी गाय होती है। जैसे मोटा मोटी आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया में साहिवाल गाय है, हरियाणवी है, थार पारकर है, कांकरेज है, गिर है गुजरात में, फिर ओंगोल आंध्र प्रदेश। तो ऐसे पूरे रीजन में अलग अलग गाय की वैरायटी आपको मिल सकती है, और वो सारा एक फील्ड है जिस पे आई थिंक यूथ को प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी और उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। एंड इट मैटर्स, राइट, को सब ब्रीड की अलग अलग क्वालिटी होती होंगी, तो आपकी लोकल नीड्स के हिसाब से वो गाय की ब्रीड, हाँ, लोकल एरिया में जो गाय थ्राइव करती है आप उसको प्रमोट कीजिए, और वही आपको समृद्धि की तरफ ले जाएगी।
तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए कि हमारी लोकल गाय ब्रीड है हाँ, कौन सी। ये बहुत बहुत जरूरी तो है। आपने कहा गौ अंग, गीता प्रेस। गीता प्रेस का गौ अंक। ओके, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन। तो एक जब भी गाय की बात होती है, और अभी जैसे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी चल रही है, जो भी है, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ रिडिक्यूलिंग दिस कॉन्सेप्ट, और गौमूत्र के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट आते हैं और काइंड्स ऑफ रिडिक्यूल भी आते हैं। तो या तो एक है जो बोलते हैं दिस इज रिडिकुलस, मतलब क्या है, क्या कर रहे हो, और दूसरे जो प्रो गौमूत्र वाले हैं वो बोलेंगे कि देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग दिस, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, मतलब इट मेक्स सेंस टू डू इट, टू ड्रिंक इट। तो आप उसमें आप ऐसे ऐसा लग रहा है कि देखो, ridiculous argument। इस संसार में सुर और असुर, राइट और रॉन्ग, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ चलते हैं। तो एक ठीक है, चुंबक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो ये संसार ऐसे ही है। शरीर में भी सात्विक प्रवृत्ति तामसिक प्रवृत्ति हमेशा रहती है। तो जिनको गौमूत्र के बारे में नहीं पता उनको नहीं पता, और वो कभी जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे, और उनकी जितनी नॉलेज है उतना वो लिमिट हो जाएंगे, उसको नेगेट करते रहेंगे। जिनको पता है उन लोगों ने तो गौमूत्र को, even in today you will find many US patents. I can provide list of US patents which they have proved in various clinical trials. तो ये again goes to the thought and the priority कि आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और आप उन पेटेंट्स को पढ़ते हैं, तो हो सकता है आप उससे ऐसी कुछ चीज़ें निकाल लें कि वो मानव समाज के लिए बहुत अच्छी होंगी। गौमूत्र में तो पूरे मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे जो फर्टिलाइजर बनता है वो तो क्रॉप को अच्छा कर देता है, शरीर को भी क्यों नहीं करेगा। लेकिन आप बोलिए कि गौमूत्र को ऐसे ही पी लीजिए, वो मैं नहीं मानूंगा। मतलब उसको आज के तरीके से पूरा एक फार्मेसी के तरीके से उसको शुद्ध किया जाए, उसको उसमें जो भी इन्फेक्शियस चीज़ें हैं वो ख़त्म की जाएं, और उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाए कि कैसे इसको हम एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन कंज्यूमर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इट, इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो लोग ऐसे नहीं कि बस पी लो। हाँ, वो डेंजरस है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ का कुछ वैल्यू नहीं है, वो उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, नहीं, वो अंडरस्टैंडेबल है। अगर आई थिंक जहाँ पे जिन लोगों को इसकी वैल्यू पता है, आप काफी काम कर रहे हैं उसके लिए, पर आई थिंक देयर इज मोर वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन मार्केटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट, जो नहीं हुआ है। एंड आई थिंक ये सीरीज विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बेसिकली बस्ट सम मिथ्स अबाउट इट, और आगे हम और डिटेल में जाएंगे आपके साथ डेफिनेटली। बट थैंक यू सो मच। और आगे के एपिसोड्स में हम गौशाला को आपने कैसे किया, आपकी स्टोरी, और कैसे लोगों को एस्टैब्लिश करना है गौशाला, अगर तो उनके लिए क्या क्या करना, डूज एंड डोंट्स, ऑल ऑफ दैट, सो विल गो इनटू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वरुण जी, धन्यवाद।